हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का चैनल एग्रीकल्चर इंसाइट का पहला वीडियो है। तो वेलकम टू अ चैनल। और बेसिकली हमारा जो चैनल है और जो हमारा कोचिंग भी है वो बेसिकली हम लोग करवाते हैं ICAR JRF SRF नेट SMS STO और अदर PhD एग्जाम के लिए। बेसिकली हम लोग सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट है इन पर ही हमारे वीडियोस रहेंगे। और जो बच्चे अभी BSc एग्रीकल्चर कर रहे हैं और वो बाद में मास्टर्स डिग्री करना चाहते हैं सॉइल साइंस या फिर एग्रोनॉमी में JRF देकर, तो वो लोग हमारे यहाँ से वीडियोस ले सकते हैं। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू करेंगे बहुत जल्दी। और आज जो हम लोग मेनली डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्चुअली सॉइल साइंस का जो सिलेबस है उस पर। ऊपर से जो बच्चे हैं वो MSc कर रहे हैं सॉइल साइंस के लिए और SRF देना चाहते हैं, कोई भी PhD एग्जाम यूनिवर्सिटी का देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन कराया जाएगा आप लोगों के लिए। और ऊपर से SRB नेट और SMS और STO का जो इंटरव्यू होता है उसके लिए भी आपको यहाँ से प्रिपरेशन के वीडियोस मिल जाएंगे। आज जो टॉपिक पे हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले वो है, हम लोग बेसिकली सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। आज क्या हमारा सिलेबस रहता है JRF SRF और अदर PhD एग्जाम के लिए। तो आज सिर्फ हम लोग सॉइल साइंस के बारे में बात करेंगे। हमारा अगला वीडियो जो आएगा वो आएगा आपका एग्रोनॉमी के ऊपर। तो देरी ना करके शुरू किया जाए। तो पहले देखते हैं सॉइल साइंस का क्या सिलेबस रहता है। तो सॉइल साइंस जो होता है वो बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है सिलेबस। ये आपका सिलेबस दिया है आपका ICAR ने ये सिलेबस आपको दिया है और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं PDF शेयर कर दूंगा इन डिटेल्स इसका क्या सिलेबस है। लेकिन इसमें मोटा मोटा में हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये जो 6 पार्ट है इसको हम लोग फर्दर इस सिलेबस में पहला सबसे पहले जो आता है वो आता है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो होता है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ द सॉइल इज फॉर्म्ड, सॉइल कैसे फॉर्म करता है वेदरिंग से। उसके बाद पेरेंट मटेरियल फॉर्म होता है, पेरेंट मटेरियल से उसका फर्दर जो प्रोसेसेस रहता है जिसके थ्रू सॉइल फॉर्मेशन होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। किस टाइप का सॉइल रहता है, उससे क्या वेदर के थ्रू क्या इफेक्ट पड़ता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग अगर देखा जाए तो 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहला जो है वो है वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। ये है पहला पार्ट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आप लोग शायद पहले भी पढ़ चुके हो कि सॉइल फॉर्मेशन होता है बेसिकली वेदरिंग से। जो रॉक्स रहते हैं, हमारा जो रॉक्स हो गया, रॉक्स उसका वेदरिंग होकर पहले बनता है पेरेंट मटेरियल। उसके बाद कुछ स्पेशल पेडोजेनिक प्रोसेस फॉर्म करता है जिसके थ्रू बनता है सॉइल। तो इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या इसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स, वेदर हो गया, आपका क्लाइमेट हो गया, रेनफॉल हो गया, टोपोग्राफी हो गया, ये सब क्या क्या फैक्टर है इसके ऊपर। दूसरा पार्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सॉइल टैक्सोनॉमी। सॉइल टैक्सोनॉमी जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, पहले जो जो सॉइल था पहले क्या क्लासिफिकेशन रह चुकी है, अभी क्या क्लासिफिकेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कहाँ कौन सी जगह पे क्या क्लासिफिकेशन है। इंडियन सॉइल्स में, इंडियन में क्या क्या सॉइल्स पाए जाते हैं, इंडियन सॉइल का क्लासिफिकेशन जैसे कि आपका एलुवियल हो गया, आपका ब्लैक सॉइल हो गया, रेड सॉइल हो गया, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आते हैं तीसरी पार्ट पे। तीसरा पार्ट जो है आपका उसमें आता है सॉइल सर्वे एंड रिमोट सेंसिंग। RS मतलब रिमोट सेंसिंग। ये पार्ट जो है ये बेसिकली सॉइल सर्वे, सॉइल क्लासिफिकेशन हो गया। पहले सॉइल फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद सॉइल का क्लासिफिकेशन किया गया। अब इसका सर्वे करते हैं कि कौन सा सॉइल पे हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया का सॉइल है, ये मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया का सॉइल है। इस सॉइल में क्या क्या हो सकता है, इस पे हम लोग एयरपोर्ट बना सकते हैं, इस पे हम लोग एक फ्लैट खड़ा कर सकते हैं, इस पे हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं कि नहीं, इस बारे में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल सर्वे में। और रिमोट सेंसिंग एक मॉडर्न एप्लीकेशन है जो आप लोग को पता भी होगा शायद कि रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग कैसे सेंसर के थ्रू हम लोग इस सॉइल का सर्वे करते हैं, सॉइल का डिटेल्स लेते हैं, सॉइल का स्टडी करते हैं। तो जो पेडोलॉजी पार्ट हो गया ये सबसे बेसिक पार्ट है और ये हम लोग पढ़ेंगे हमारे वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल टैक्सोनॉमी, सॉइल सर्वे, रिमोट सेंसिंग 3 पार्ट में।
अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट है आपका सॉइल फिजिक्स। सॉइल फिजिक्स जो है ये बेसिकली हम लोग लगभग मान लीजिए दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक हो गया सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपका क्या क्या आता है? इसमें आपका है टेक्सचर, नंबर 2 स्ट्रक्चर, नंबर 3 बीडी यानी बल्क डेंसिटी, पार्टिकल डेंसिटी, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, ठीक है। तो ये सारे जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। सॉइल कलर, नंबर 8 सॉइल एयर, और नंबर 9 पे है आपका सॉइल टेम्परेचर। तो जितने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सॉइल के, इनके ऊपर हम लोग मेनली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहले आ गया टेक्सचर। अब सबको पता है टेक्सचर क्या है। जो लोग बीएससी में अभी हैं उन्होंने भी पहले एक सेमेस्टर 2 सेमेस्टर पढ़ रखा है इस सब में, और एमएससी वालों को तो पता ही रहेगा टेक्सचर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, बल्क डेंसिटी क्या है, पार्टिकल डेंसिटी क्या है, पोरोसिटी क्या है, वॉइड रेशियो क्या है, कलर के सब हम लोग इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। दूसरा जो पार्ट आता है इसी में ही, वो होता है सॉइल वाटर। ये जो सॉइल वाटर है, ये हमारे जो सॉइल रहते हैं यहाँ पर, ये जो मान लीजिए ये लैंड है, इसके नीचे पूरा सॉइल है, ये सॉइल। अब सॉइल में तो सिर्फ मिट्टी नहीं रहती है, इसमें रहता है ऑर्गेनिक मैटर रहता है, इसमें मिनरल्स रहता है, और नंबर 3 इसमें पोर स्पेस रहता है, यानी गैप। दो सॉइल पार्टिकल के बीच में जो गैप होता है, ये जो गैप हो गया इसको कहते हैं पोर स्पेस। ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। अब इस पोर स्पेस में तो खाली नहीं रह सकता ना, तो इसमें रहता है कैपिलरी पोर्स, ठीक है। इसमें रहता है माइक्रोपोर्स, मैक्रोपोर्स। उसमें हवा भरी रहती है। जैसे कि मान लीजिए एक पाइप, जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका एक पाइप। अब एक पाइप के अंदर खाली रहेगा, खाली मतलब क्या है, इसमें एयर रहेगा। अब ऊपर से आप पानी डाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, पाइप के अंदर पानी आ जाएगा। तो सॉइल के अंदर भी वैसे ही पोर्स रहते हैं, ठीक है। जो सॉइल है आपका उसके अंदर ऐसे पोर्स रहते हैं। अब रेनफॉल हुआ तो रेनफॉल से क्या हुआ कि पानी सॉइल पे आकर गिरा, सॉइल के थ्रू, वो पोर्स के थ्रू अंदर चला गया। तो वही सॉइल जो मिट्टी में पाया जाता है, चाहे वो आप रेनफॉल से हो या फिर आप इरिगेशन दे रहे हो, आप इरिगेशन दे रहे हो, कोई इरिगेशन सोर्स से आप इरिगेशन दे रहे हो, तो इसके ऊपर जो इफेक्ट है, और ये प्लांट पे या फिर क्या करता है, सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सॉइल फिजिक्स में हम लोग बेसिकली दो ही पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। और एक पार्ट अगर आप देखा जाए तो सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक आता है, वो होता है आपका सॉइल डायनामिक प्रॉपर्टीज। तो ये सॉइल फिजिकल प्रॉपर्टीज के सब ग्रुप है। ये जब हम डिटेल्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब इसमें अच्छे से हम लोग इस पे और भी गौर से देखेंगे, तो और भी अच्छे से डिटेल्स में इसमें पढ़ेंगे। अब आते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक है आपका सॉइल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो आप सबको पता है कि क्या होता है केमिस्ट्री।
सबने तो यहाँ पर लगभग साइंस के बच्चे हैं और केमिस्ट्री सबने पढ़ रखा है, चाहे उसका 12th में अगर बायो रहे, मैथ रहे या एग्रीकल्चर है, केमिस्ट्री कॉमन है। तो बस सॉइल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, सॉइल का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होता है जैसे कि पीएच, ईसी, ठीक है, कोलोइडल प्रॉपर्टीज, सॉइल एक कोलोइड है, कोलोइडल प्रॉपर्टीज। चौथा हो गया आपका एसिडिटी, वही पीएच से रिलेटेड है ये। आगे आपका बेसिसिटी, बफरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इन सबको हम लोग पढ़ेंगे सॉइल केमिस्ट्री में। अब सॉइल केमिस्ट्री में भी आपको कुछ पार्ट्स डिवाइड कर रखा है हम लोगों ने, जैसे कि आपका आ गया यहाँ पर सबसे पहले जो आपका आता है वो है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। तो ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा। दूसरा टॉपिक आपका हो जाएगा क्रिस्टलोग्राफी, तीसरा टॉपिक आपका इसमें आ जाएगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, चौथा आपका आ जाएगा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्ले मिनरल्स, पांच सॉइल कोलोइड्स, छठा आपका आ जाएगा यहाँ पे सॉइल बफरिंग कैपेसिटी, सातवां आ जाएगा आपका आयनिक एक्सचेंज, आठ लास्ट इसमें इस पार्ट में आ जाएगा आपका केमिस्ट्री और सबमर्ज्ड सॉइल। तो ये जो टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है ये सब आपका आ जाएगा यही पार्ट में, वो है सॉइल केमिस्ट्री। लेकिन सॉइल केमिस्ट्री में और भी दो चीज हम लोग को पढ़ना है अलग से, ठीक है। वो होता है तो पहला पार्ट तो सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज आ गया, सॉइल केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग वो 8-9 टॉपिक्स क्लियर किए थे। दूसरा पार्ट आपका आ जाएगा प्रॉब्लमेटिक्स, प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या है? प्रॉब्लमेटिक सॉइल है खराब सॉइल, कोई भी सॉइल जिसमें कुछ खराबी हो, कुछ प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में कोई इफेक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर खराब हो रहा है, हमारा खेती बाड़ी खराब हो रहा है, किसान को लॉस हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक सॉइल। अब इस प्रॉब्लमेटिक सॉइल में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले साल्ट अफेक्टेड सॉइल,
दूसरा पढ़ेंगे हम लोग एसिड सॉइल। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग एसिड सल्फेट सॉइल। और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटी और इरिगेशन वाटर। ये सब पढ़ेंगे हम लोग बेसिकली प्रॉब्लमेटिक सॉइल के अंदर। जैसे कि आपका हो गया सॉइल इफेक्ट, सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल, यानी कोई भी सॉइल में उसका एल्कली कॉम्पोजिशन ज़्यादा हो, जैसे कि आपका सोडियम परसेंटेज ज़्यादा हो जाए या फिर उसका सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल। सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल में भी आप लोग देख सकते हैं, इसको हम लोग 3 तरीके से डिवाइड कर चुके हैं। एक हो गया सैलाइन, एक हो गया एल्कलाइन और तीसरा हो गया सैलाइन एल्कलाइन। सैलाइन सॉइल वही जिसका सॉल्ट ज़्यादा हो, जिसमें सॉल्ट ज़्यादा हो, यानी जिसका ईसी 4 से ज़्यादा हो, 4 डेसीसेमन पर मीटर जो होता है अपना ईसी, वो हम लोग नॉर्मल सॉइल के लिए मानते हैं। उससे ज़्यादा अगर किसी का ईसी आ जाए तो वो सॉइल को हम लोग सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल बोलते हैं। और सॉल्ट इफेक्टेड सॉइल में सैलाइन सॉइल बोलते हैं, सॉरी। और सैलाइन सॉइल में हम लोग मेनली देखा जाता है कि इसमें सोडियम आयंस का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, ठीक है। एल्कलाइन सॉइल में भी वही सेम एल्कली कॉम्पोजिशन जाता है, जैसे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जाता है। और सैलाइन और एल्कलाइन जो हो गया, ये दोनों का मिक्सर एक सॉइल है, ठीक है। एसिड सॉइल जिसका पीएच 7 से कम हो, ठीक है, इसको कहते हैं एसिड सॉइल। और एसिड सल्फेट सॉइल एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉइल है जो कि बेसिकली वाटर लॉट कंडीशन में पाया जाता है, वाटर लॉट कंडीशन में पाया। ये सब हम लोग डिटेल्स में अगले वीडियोस में और ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एसिड सल्फेट सॉइल। और क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर, ये जो पार्ट है ये सबसे इग्नोर पार्ट है, ठीक है। हमारे टॉपिक में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट ये पार्ट इग्नोर कर देते हैं। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें 10 पॉइंट है, ठीक है। 10 पॉइंट है इसमें, बस वही 10 पॉइंट इसको याद रखना है, और उसका फॉर्मूला और कितना रेंज होता है, बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इसी पार्ट है, लेकिन ये इग्नोर कर देते बच्चे यहाँ। तो यहाँ तक कि बहुत सारे जगह पे ये पार्ट से क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आता, लेकिन हाँ ये इग्नोर हो जाता है। लेकिन फिर भी देखना चाहिए, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना नहीं है। अब आते हैं हम लोग सबसे मेन पार्ट, जो है सॉइल फर्टिलिटी। ये होता है सबसे सॉइल साइंस का भास्ट पार्ट, और स्टूडेंट्स यहीं पर ही फंसते हैं, चाहे वो जेआरएफ वाले हो, चाहे वो एसआरएफ वाले हो, चाहे वो अदर कोई पीजीडी वाले हो, चाहे वो नेट वाले हो, या तो फिर आप अगर बेसिक कोर्स भी कर रहे हैं बीएससी में, तो सॉइल फर्टिलिटी में फंसेंगे ही फंसेंगे, क्योंकि बहुत भास्ट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बहुत सारे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और वो चैप्टर्स मैंने डिवाइड नहीं किया, वो इंडियन सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस है, ISSS, उन्होंने जो बुक रिलीज किया है उन्होंने उसे डिवीजन किया, और उसी के हिसाब से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, सॉइल फर्टिलिटी में हम लोग पढ़ेंगे। पहले पता चलना चाहिए फर्टिलिटी क्या है। फर्टिलिटी मतलब मिट्टी का उर्वरता, मतलब कोई भी एक मिट्टी हो, उस मिट्टी में उसका अपना क्या क्षमता है, अपना क्या पावर है, अपना क्या पोटेंशियल है क्रॉप को ग्रो करने का, ठीक है, इसको बोलते हैं फर्टिलिटी। इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो देखेंगे इसमें वो है मिनरल न्यूट्रिशन, ये पहला चैप्टर होगा। इसमें पढ़ेंगे जो 17 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, उनके फंक्शन, उनके एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, कैसे वो रूट के थ्रू या कोई और प्रोसेस के थ्रू ये लोग एब्जॉर्ब होते हैं, ये सब के बारे में। कुछ लॉज है इसमें, बहुत सारे लॉज आएंगे, बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, बहुत सारे ग्राफ आएंगे, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर अगर देखा जाए बेसिकली तो ये 50% रटने वाला है, 50% रटने वाला है। ये फंक्शंस और डेफिनेशन आपको बिना रटे नहीं हो पाएगा, समझने का इसमें कुछ है नहीं। बाकी जो 50% है जो आते हैं, जिसमें आता है लॉज, ग्राफ्स,
इक्वेशंस, ये समझने वाले हैं। तो ये जो 50% है, ये हम लोग थोड़ा डीपली देखेंगे, ये भी देखेंगे, लेकिन ये रटने वाला है, इसमें क्या ही समझाना, इसमें बस जो समझाने लायक है वो समझा दिया जाएगा। दूसरा दूसरा जो आता है उसमें हम लोग पढ़ेंगे 3 मिनरल्स। नाइट्रोजन, सबसे पहले पढ़ेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे एसेंशियल एलिमेंट होता है, सबसे एबंडेंट एलिमेंट भी होता है एटमॉस्फेयर में, लगभग 78% रहता है। सॉइल में भी सबसे ज़्यादा बहुत सारा अमाउंट में रहता है, और प्लांट का सबसे एसेंशियल एलिमेंट अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन का किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रोजन साइकिल, क्या फर्टिलाइजर है, ये सब। दूसरा है फॉस्फोरस। तो इसमें फॉस्फोरस और उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फॉस्फोरस क्या फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, उसका क्या क्या मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का, कैसे वो सॉइल में रहता है और कैसे प्लांट उसको अपटेक करता है, और उसका क्या क्या डेफिशिएंसी सिम्टम्स है, क्या क्या फर्टिलाइजर है, इस बारे में। तीसरा पढ़ेंगे पोटाशियम। इसको भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो NPK, इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से आते हैं। अब जो पार्ट बाकी रह गया उसमें से रहता है 3 पार्ट। एक हो गया आपका सेकेंडरी मिनरल, इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आ सकता है कोई भी एग्जाम में, तो आपको सेकेंडरी मिनरल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, जो है Ca, Mg और S। छठे में पढ़ेंगे हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसमें होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, क्लोरीन, बोरोन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इनके वही सेम जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और सेकेंडरी मिनरल्स पढ़ेंगे कि कैसे वो किस फॉर्म में सॉइल में रहता है, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, क्या क्या मैकेनिज्म है, उसका क्या क्या इफेक्ट है, उसमें कुछ लॉज आएंगे, उसमें भी कुछ ग्राफ आएंगे, सेम टू सेम यहाँ पर भी हम लोग पढ़ेंगे। ये हो गया आपका मोटा मोटा तौर पे पूरे सारे जो एसेंशियल एलिमेंट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और एक पार्ट आता है इसमें, वो है सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन। सॉइल फर्टिलिटी इवैल्यूएशन कुछ नहीं है कि सॉइल का जो मिट्टी का फर्टिलिटी होता है, सॉइल फर्टिलिटी, उसका जो इवैल्यूएशन होता है, उसका हम लोग कैसे इवैल्यूएट करते हैं, उसका प्रोसीड्यूर है, बहुत सारे प्रोसीड्यूर, जैसे एस्परजिलस मेथड हो गया, न्यूबर मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड है। उस मेथड को हम लोग डिटेल्स में, इन डिटेल्स में डिस्कस करेंगे जब हम लोग उस पार्ट को पढ़ेंगे। तो ये आपका सॉइल फर्टिलिटी हो गया। अब जाते हैं अगले पार्ट में। सॉइल बायोलॉजी। सॉइल बायोलॉजी कुछ नहीं है, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रोब्स, मैक्रो ऑर्गेनिज्म, और प्लांट के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहला पार्ट यही पढ़ेंगे, जिसको आप देखेंगे तो सॉइल इकोलॉजी नाम का एक चैप्टर है IEEE में, उससे दिया गया है। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका SRF, नेट या JRF में आता ही आता है। ठीक है, तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्या है, ह्यूमस क्या है, क्ले ह्यूमस कॉम्प्लेक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ेंगे। और तीसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है सॉइल
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ये जो टॉपिक है ये बहुत ही न्यू एक टॉपिक है। बहुत सारे स्कूलों में भी कॉलेजेस में भी अभी तक इतना डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का एक बहुत ही नया टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे। इससे क्वेश्चन तो ज़्यादा आता नहीं, लेकिन आपके नॉलेज के लिए ये आपको चाहिए जानना। ठीक है, लास्ट पार्ट आता है आपका सॉइल एनालिसिस। सॉइल एनालिसिस एक जो पार्ट है ये बहुत ही इजी पार्ट है। ठीक है, और इसमें से एक दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर इस बेसिस पे देखा जाए तो सॉइल एनालिसिस में जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, सेकेंडरी मिनरल्स या फिर आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट, इनका जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, इनका जो हम लोग लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये एक ही चैप्टर है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं डिटेल्स में। इसमें हम लोग जो 3 पार्ट पढ़े हैं वो है इनका लैब टेक्निक, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के डिटेल्स और उसके प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट एंड प्रिंसिपल्स, और लास्ट पार्ट में हम लोग जो पढ़ेंगे वो है एनालिटिकल टूल्स। एनालिटिकल टूल्स इससे एक या दो क्वेश्चन ही आता है आपका, और ये आपको ध्यान में रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा एनालिटिकल टूल्स में तो हम लोग वही जो रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, जो लोग मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं या फिर बीएससी वाले भी कुछ कुछ जानते होंगे, उन लोग को तो ये सबसे पहले NPK ये निकालना सिखाया जाता है। तो कैसे निकालते हैं, जेल्डर प्रोसेस हो गया आपका फॉस्फोरस का वोल्सन मेथड हो गया, ब्रेज मेथड हो गया, आपका पोटेशियम का जो स्पेक्ट्रोमीटर मेथड हो गया, ये सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट्स में भी हम लोग का कुछ 5 से 6 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हम लोग को इन डिटेल्स पढ़ना है। और एक आता है एनालिटिकल टूल्स, जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे केमिकल रिएजेंट, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या यूज होता है एक्सपेरिमेंट में, इसके बारे में। तो सारे एनालिसिस बेसिकली इन्हीं तीनों चीज़ों के ऊपर है, एक ही चैप्टर है, ये हम लोग 1 या 2 क्लास में कवर कर लेंगे। ये हो गया आपका सिलेबस। ये जो सिलेबस है सॉइल साइंस का, ये ICAR में दे रखा है। अब आता है कि क्वेश्चन पैटर्न। तो क्वेश्चन पैटर्न के बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं JRF वालों की, जो JRF के स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो इनके लिए क्या है, ये ज़्यादातर BSc वाले हैं, BSc AG करने वाले, और ये लोग JRF दे सकते हैं और ICAR जो कंडक्ट करवाती है एग्जाम। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, क्वेश्चन आता है 120 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से ईच क्वेश्चन का आता है 4 मार्क्स, और अगर गलत हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो ध्यान रखना -1। अब इसका पैटर्न क्या है, इसमें 20 क्वेश्चंस आएंगे आपके जनरल एग्रीकल्चर, और बाकी के जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं सॉइल साइंस। कुछ क्वेश्चंस एग्रोनॉमी से भी रह जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्रीकल्चर स्टैट्स से। तो दोस्तों यहाँ पर जो जनरल एग्रीकल्चर वाला पार्ट है ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सॉइल साइंस वाला पार्ट तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादातर मैथ्स टू मैथ्स यहाँ कवर हो जाए, और एग्रोनॉमी स्टैट्स भी आपको अपने से ही थोड़ा बहुत देख लेना होगा। वैसे भी स्टैट्स का 1 ही 2 क्वेश्चन आता है, तो अगर आप लोग को बाद में भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट में, वीडियोस के एंड में कमेंट में बता सकते हो कि स्टैट्स का वीडियो डाल दो, तो मैं मेरे यहाँ पर जो प्रोफेसर्स हैं उनसे बात करके मैं स्टैट्स का वीडियो अपलोड करने का व्यवस्था करा दूँगा। तो ये होता है आपका सिलेबस। आपका 120 क्वेश्चन रहता है, टोटल 480 मार्क्स रहता है, और 20 क्वेश्चन आगे आपके जनरल एग्रीकल्चर, और 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये आता है आपका JRF वालों के लिए।
ठीक है, अब आते हैं हम लोग एसआरएफ के लिए। एसआरएफ में ये भी आईसीआर कंडक्ट कराती है एग्जाम, और इसमें आता है 3 पार्ट में, सॉइल साइंस का मैं बता रहा हूँ। पार्ट 1 आपका आ गया जनरल नॉलेज, ध्यान से देखिए, ये आता है जनरल नॉलेज, ये जनरल एग्रीकल्चर में। ये जो पार्ट है, ये पार्ट से आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा या फिर किस्मत के ऊपर है, टोटली किस्मत के ऊपर है। इसमें आता है आपका कुछ भी आ सकता है, आपका एग्रीकल्चर जीके, जनरल जीके आ सकता है, आपका जनरल एग्रीकल्चर भी आ सकता है। किस्मत अगर आपका बहुत अच्छा रहे तो इसमें आपका सॉइल साइंस और एग्रोनॉमी से भी क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इसमें क्या करना है, ये मैं आपको बता दूंगी कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जबकि आप लोग एटलीस्ट इसमें जो आता है जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और हर एक के 4 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स आपके यहाँ से है। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को बताने की कि आप लोग ये जो 80 मार्क्स है, इस 80 में से एटलीस्ट 50 आपके श्योर शॉट यहाँ से आ जाए। इतना कंटेंट तो मैं आपको दे ही दूंगा, बाकी का आपको थोड़ा सा खुद से मेहनत करना पड़ेगा। हर चीज़ें तो हर जगह से नहीं मिल सकती, क्योंकि क्वेश्चन सेटर जो कहाँ से बनाएंगे, कौन बनाएंगे, ये तो भाई आईसीआर वाले जानते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट जो हो गया पार्ट 2। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं कि जो लोग सॉइल साइंस में एसआरएफ कर रहे हो, जो लोग एमएससी सॉइल साइंस में हो, वो लोग तो सॉइल साइंस में एसआरएफ करोगे, उनके यहाँ पर पार्ट 2 में रहता है एनआरएम। ये रहता है 50 क्वेश्चंस, और इसमें रहता है आपका एग्रोनॉमी, नंबर 2 सॉइल साइंस, नंबर 3 एग्रीकल्चर केमिकल्स, नंबर 4 स्टैट, नंबर 5 वाटर साइंस। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर, केमिकल, स्टैटिस्टिक्स और वाटर साइंस, इन 5 जगह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 50 क्वेश्चंस रहते हैं, तो आप मान लीजिए लगभग 30 क्वेश्चंस तो यहाँ से आ ही जाएगा। ठीक है, 30 मान लीजिए एग्रोनॉमी से आ ही जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन है 5 सॉइल से आते हैं, 5 इनसे आते हैं, 2 से 3 इनसे आते हैं, और 6 से 7 इनसे आते हैं। तो 30 से यहाँ पर 40 हो गया, और ये दोनों मिला के आपके मान लीजिए लगभग 50 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉइल वालों को भी एग्रोनॉमी पढ़ना ही पड़ेगा। तो एग्रोनॉमी के भी क्लासेस हम लोग कराएंगे, और वीडियोस भी आपके अपलोड हो जाएंगे, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, आपको लाइव भी मिल जाएगा, साथ में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा पार्ट है पार्ट 3, वो है सॉइल साइंस। इसमें से सॉइल साइंस के 50 क्वेश्चंस आते हैं, और प्योरली सॉइल साइंस से ही आता है। तो ये वाला पार्ट तो आपको डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि इसमें से आपको लगभग 200 मार्क्स पूरा आ जाएंगे। तो ये हमारे 3 पार्ट हो गए, जनरल नॉलेज, एनआरएम, सॉइल साइंस। इसमें से सिर्फ ही एग्जाम डिवाइड होती है। अब देखना चाहते हैं कि कौन सा पार्ट से कैसा क्वेश्चन आता है, क्यों करना पड़ेगा, कौन सा बुक पढ़ना पड़ेगा, इस बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेट के क्वेश्चन के बारे में। नेट जो है वो है ASRB नेट। हम एग्रीकल्चर वालों जो है उनके लिए नेट होता है ASRB नेट, जो कराते हैं कौन, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड।
ये आईसीआर नहीं करा दी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है। हालांकि ये लोग भी आईसीआर के नॉर्म्स के थ्रू ही चलते हैं, लेकिन ये अलग बॉडी होगी। अब जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, एमएससी आप सॉइल साइंस से कर रहे हो, तो आपको सॉइल साइंस से लगभग 150 क्वेश्चन आ जाएंगे। वन 50 questions from soil science. Each questions carry 1 mark. हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, और नेगेटिव में -1/3। अब लोग सोचेंगे कि एसआरबी क्वालिफिकेशन का क्या फायदा है। एसआरबी क्वालिफिकेशन का सबसे पहला फायदा है टीचिंग। आप कोई भी प्रोफेसर में जा सकते हो। R&D, बहुत सारे कंपनीज है जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोस्ट के लिए भी मांगते हैं। रिसर्च सेंटर, तीसरा हो गया रिसर्च सेंटर। बहुत सारे जो आईसीआर के रिसर्च सेंटर हैं, वहाँ पे साइंटिस्ट और यंग प्रोफेशनल्स और एसआरएफ और ये सब के लिए भी आपको एसआरबी क्वालिफाइड मांगते हैं। हालांकि वो लोग लिख देते हैं अपने क्वालिफिकेशन में कि एमएससी पास, लेकिन आपको यहाँ पर एसआरबी नेट क्लियर करना है तो ही प्रेफरेंस में है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ से होता है वो होता है SMS STO, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट ट्रेनिंग ऑफिसर। ये मेनली केवीके का पोस्ट है। केवीके में जो साइंटिस्ट आपको दिख जाएंगे, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो, कोई साइंटिस्ट हो, कोई सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हो, इसके लिए। अब आते हैं कि क्वालिफिकेशन। देखिए एएसआरबी में क्वालिफिकेशन का 3 स्टेप है। अच्छे से मैं समझा देता हूँ आप लोग। एक साइड हम लोग करते हैं मार्क्स, दूसरे साइड करते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन। अब जैसे कि जो जनरल स्टूडेंट है, उनके लिए अगर 150 में से 75 मार्क्स आ गए तो दे विल बी कॉल्ड एज नेट क्वालिफाइड। और फिर ये लोग वो सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एक्सेप्ट SMS STO। ओबीसी इनके लिए भी लगभग 60 मार्क्स रहता है, SC 45, ST 40। तो कैटेगरी वाइज ये डिवाइड कर रखा है कि आपको 50 परसेंटाइल मिलेगा तो जनरल में आप नेट क्वालिफाइड हो, ओबीसी में 60 में, इसमें 45 में, इसमें 40 में। तो ये नेट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। और अगर आपका परसेंटेज, ये तो हो गया जस्ट नेट क्वालिफिकेशन का, अगर आपका परसेंटेज मार्क्स मोर देन 75% हो, देन यू विल बी कॉल्ड फॉर SMS एंड STO इंटरव्यूज। इस इंटरव्यू में आपको बुलाया जाएगा, और इस इंटरव्यू से आपको बुलाया नहीं जाएगा। इस इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, क्या क्वेश्चंस आता है, क्या नहीं आता है, ये सब। तो बेसिकली ये होता है आपका एसआरबी नेट। तो हम लोग इन्हीं 3 ही कोर्स मेन एग्जाम के ऊपर फोकस करेंगे, जो है JRF, SRF और नेट। अब आता है बुक्स। बुक्स कौन कौन से आपको पढ़नी चाहिए यहाँ पर, उसके ऊपर हम लोग डिसाइड बात करते हैं। तो मेजर जो बुक आती है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वो है फंडामेंटल्स ऑफ सोयल साइंस बाय IEEE। ये सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आपका। ये है ओल्ड वर्जन, इसको ओल्ड IEEE भी बोला जाता है। जो लोग MSc कर रहे हैं उन लोगों को तो अच्छे से पता रहेगा, BSc वालों को भी पता रहता है। और ये है एन इंट्रोडक्शन टू
सॉइल साइंस, ये भी IEEE का है और इसको न्यू IEEE बोला जाता है। तो ये बहुत ओल्ड एंड न्यू IEEE जो है, इससे ही ज्यादा क्वेश्चन आपके इन एग्जाम में पूछाते हैं, JRF, SRF, नेट, SMS, STO जो भी। इनफैक्ट अदर कोई यूनिवर्सिटी जो अपना पर्सनल PhD एग्जाम कराते हैं वो लोग भी क्वेश्चन मैक्सिमम इसी से सेट करते हैं। इसके बाद अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपको कुछ और करना हो, तो यहाँ पर दो और बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। एक है ग्लिम्स ऑफ एग्रीकल्चर और चौथा हो गया ट्रीटाइज, सॉइल साइंस ट्रीटाइज। ये जो दो बुक है इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चंस है, मेनली नेट के लिए तो बहुत बढ़िया बुक है ये, तो ये आप इसलिए अवेलेबल कर सकते हो। तो बेसिक ये चार बुक आपको करना है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है ये दोनों। ये दोनों आपके पास होना ही होना है। हम लोग के जो क्लासेस चलेंगे, जो इन टॉपिक्स पे चलेंगे, ये सब इसी बुक से पढ़ाया जाएगा और जो क्वेश्चंस ICAR सेट करने वाली है ये भी इसी बुक से आएगा। आप अगर देख लीजिए ये दोनों बुक आपका पढ़ लिए हैं तो जो 50 मार्क्स आपका सॉइल साइंस का है और NRM पार्ट में अगर 5-6 क्वेश्चन आ जाए, मतलब मान लेते हैं हम लोग लगभग 55 से 60 क्वेश्चन आपका सॉइल साइंस का आ जाता है टोटल SRF वालों के लिए। तो ये मेरा गारंटी है कि इसमें से लगभग 45 to 50 क्वेश्चंस आपके इस बुक्स, दोनों बुक से डायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट लाइंस भी सेम, डाटा भी सेम, बस आपको बुक ठीक से पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप नेट दे रहे हो तो नेट का जो 150 क्वेश्चंस रहता है, इस 150 क्वेश्चंस में ये मेरी गारंटी है कि 120 क्वेश्चन प्लस इन्हीं दो बुक से पूछी जाती है। इन दोनों बुक से पूछी जाएगी और आप इजीली कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं, जैसे कि एसेशन रीजंस हो गया, स्टेटमेंट टाइप हो गया, सारे स्टेटमेंट सारे कुछ ये IEEE के लाइन से ही उठा के ये लोग दे देते हैं। तो ये बुक दोस्तों आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ग्लिम्स ऑफ एग्रीकल्चर और ट्रीटाइज जो है वो इन्हीं बुक का शॉर्ट फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये भी आप रख सकते हो और ये भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये दोनों आपको होना ही होना है और ये पढ़ना है इन डिटेल। हम लोग भी इसी के थ्रू ही चलेंगे, इसी के ही नोट्स बताएंगे आपको, इसी से ही क्लास करेंगे, लेकिन ये दोनों बुक आपको पढ़ना है। JRF वालों के लिए भी वही बात है कि जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें से ज़्यादातर यही क्वेश्चन आएंगे। अब आता है हम लोग NRM पार्ट पे। NRM के लिए आप लोगों को जो बुक सजेस्ट मैं कर सकता हूँ वो है सबसे पहला NRM के लिए जो बुक्स हैं, NRM के लिए बुक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है SR रेड्डी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जो BSc कर रहे हैं उन लोग को तो बहुत अच्छे से पता होगा, MSc वालों ने भी BSc के टाइम पढ़ा होगा और शायद बहुत लोगों के पास होता है। ये एक पहला बुक है जो हम लोग खरीदते हैं, SR रेड्डी। तो SR रेड्डी जो है प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, ये बुक आपको लेना है। दूसरी बुक है RS मीना। देखा गया है कि लास्ट 2021, 2022 और 2023 एंड 24 पिछले 4 साल का मैं एनालिसिस बताऊं। पिछले 4 साल में ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्रोनॉमी के इस बुक से आया है और इस बुक के डाटा से आया है। ये तो आपके नॉलेज के लिए है, इसमें डाटा भी अच्छे मिलेंगे, सब मिल जाएंगे, लेकिन ये बुक आपके पास मस्ट होना चाहिए। ये तो हो जाएगा, लेकिन ये होना ही होना है। तो दोस्तों ये बुक आप लोग को खरीद लेना चाहिए बहुत जल्द से जल्द। और तीसरा जो है वो आता है एग्रोकेमिकल्स का एक बुक है, और ये बुक मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, इसका लिंक बाद में। तो ये 3 बुक आपको NRM के लिए पढ़ना है। बाकी जो जीके वाला पार्ट है वो मैं, आप मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए और उसमें आपको मिलता ही रहेगा। लेकिन ये बुक्स आप जल्द से जल्द खरीद लीजिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए।
और हाँ दोस्तों, आप लोग एक सच्ची बात बता रहे हैं कि दिवाली के बाद हमारे 5 डेमो क्लासेस रहेंगे। बहुत सॉइल साइंस के 5 क्लासेस, एग्रोनॉमी के 5 क्लासेस, और इन्हीं डेमो क्लासेस के थ्रू आप लोग फ्रीली जूम मीटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोग को क्या क्लास करना है, क्या करना है, तो सजेशन दीजिए, कमेंट्स कीजिए और बताइए कि क्या करना है। ठीक है, आज के लिए यही तक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए और धन्यवाद। थैंक यू। सत श्री अकाल।